से अपने अपने कम्युनिटी के जो भी प्रॉब्लम्स है ओपनली शेयर किया, इसके लिए दिल की अमीर गहराइयों से मैं धन्यवाद दूंगी। क्योंकि जब तक खुल के नहीं बोलेंगे, पीठ पीछे हम बातें करते रहेंगे, जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे सामने कभी नहीं आएगा। उम्मीद करती हूँ आने वाले दिनों में भी ऐसे ही ओपनली बात करेंगे तो एक दूसरे के तकलीफ समझेंगे भी और कोई ना कोई रास्ता भी जरूर निकल के सामने आएगा। जिस तरीके से यहाँ से हमारे शेख साहब ने फरमाया कि कुरान शरीफ का मसला था, वो तो हम तहे दिल से कंडम करते हैं, ये कहीं भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो भी कानूनन जो सजाएं होते हैं वो होना चाहिए सबके लिए बराबर। और इसके लिए जहां तक मुझे लगता है तो माइनॉरिटी कमीशन में अर्जी देना बहुत जरूरी है। एक लेटर आए तो उसके ऊपर फिर प्रोसीजर होगा। कोई अगर कोई भी वहां पर अर्जी लेके नहीं आएंगे तो फिर कोई प्रूफ नहीं है, किसने कहा, कहाँ हुआ, क्या हुआ। तो माइनॉरिटी कमीशन में अगर आप अर्जी लेके आते हैं उसके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी, जरूर उसके जड़ तक हम जाने की कोशिश करेंगे। तो जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए हमेशा हमें कि प्रॉब्लम्स कहाँ हुआ, क्या हुआ, क्यों फरमाया, तो उसमें जो भी जिन्होंने ये किया है या ये केस रीओपन करना हो वो सारे, इसके लिए भी माइनॉरिटी कमीशन में जो जिस दायरे में उनका है वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं। और वहाँ पे मुस्लिम मेंबर भी है, वो उसमें लगे हैं। इवन वहाँ पे मुस्लिम के वीसी वाइस चेयरमैन जो है वो भी हमारे अस्ताफ रशीद जी है, जो बहुत ही काबिल इंसान है। तो वो सब इसमें लगे हैं। तो उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में इसमें भी सॉल्यूशन अच्छा निकल कर सामने आएगा। क्योंकि इसके जड़ तक मुझे मालूम नहीं है, मैं क्योंकि ट्रांसपेरेंटली बोलना चाहूंगी, मैं इस ओहदे पे आए हुए अभी 10-15 दिन ही हुए हैं। तो इसमें मैं आंखें बंद करके मैं गलत बयान नहीं देना चाहूंगी। तो मुझे लगता है हमारे वहाँ पे मुस्लिम को रिप्रेजेंट करते हुए अभी 2 मेंबर वहाँ पर है, वाइस चेयरमैन है मुस्लिम के, और मुस्लिम के एक मेंबर और भी है। तो इस पे अच्छा काम चल रहा होगा। मैं यहाँ से जाके इसका रिमाइंडर यहाँ के आवाम के तरफ से जरूर दूंगी, के सामने भी रखा है। क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री जो न्यू 15 पॉइंट्स प्रोग्राम के साथ साथ जितने भी माइनॉरिटी कमीशन से रिलेटेड स्कीम्स है बहुत कम अभी लागू है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले हम JNK के अंदर थे, JNK में जो 370 के कारण हमें जो नहीं बुलाया। इसमें जहां तक जितना मुझे समझ आता है मैं क्लियरिफाई करने की कोशिश करूंगी और ये बात भी मैं ऊपर जरूर पहुंचाऊंगी। लेकिन अपने लेवल पे मैं ये आपको ये रिप्लाई देना चाहूंगी, स्टार्टिंग से लेके हमारे एपेक्स बॉडी और केडी के कॉलिशन में लद्दाख के प्रॉब्लम को हाईलाइट करने के लिए आप लोगों ने ये जिम्मा उठाया। पहले तो आप लोगों को मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगी कि लद्दाख के फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने ये जहमत उठाया। और साथ ही साथ मेरे ख्याल में जब भी हम कोई भी डिमांड करते हैं तो पहले स्टार्टिंग में हमने बोला था हमें 6 शेड्यूल चाहिए। 6 शेड्यूल के ऊपर काम चल रहे थे। 6 शेड्यूल के डिमांड को लेके मिनिस्ट्री से कहा गया था कि हम इसमें कमेटी बनाएंगे, आपको बुलाएंगे, फिर और 6 शेड्यूल के अलावा भी और भी अच्छे पॉइंट्स होंगे तो इसमें आप ऐड कीजिए, जो भी करना है कीजिए। लद्दाख के फ्यूचर को सेव करने के लिए अच्छे से अच्छा एक सॉलिड डिमांड लेके आप लोग सामने आए। तो उस पे हम सारे मिलके, आप लोग भी और मिनिस्ट्री लेवल पे भी काम चल रहे थे। लेकिन काम चलते चलते बीच में हमारे डिमांड में चेंजेस आते गए। मुझे लगता है देरी का कारण ये भी है
जब हम डिमांड करते हैं, एक आपको पता है सजद साहब की कोई भी काम एकदम आज बताया तो कल हम दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको पता है यूटी के लिए हमने कितना स्ट्रगल किया, आज डिमांड किया और कल हमें नहीं मिला था, 1 साल 2 साल के बाद नहीं मिला था, 70 साल लगे थे, 70 साल लगे थे, कितनों ने जान गंवाए थे। तो इतना बड़ा डिमांड एक ग्राउंड लेवल पे रखने के लिए थोड़ा हम सोच समझ के, 1 साल 70 साल के सामने 2 साल मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा नहीं है, 5 साल भी बहुत ज्यादा नहीं है, 10 साल भी बहुत ज्यादा नहीं है 70 साल के सामने मेरे ख्याल में। तो बीच में चलो वो एक ही अगर डिमांड पे कायम रहते फिर भी बहुत जल्दी रिजल्ट मिलना था, फिर हमारे डिमांड में भी चेंजेस आते रहे, उसके कारण फिर चलो वहां पे कुछ प्रोसेस में लगे थे, तो फिर वो जितना होमवर्क चल रहा था उसको बंद करके फिर नए डिमांड पे सोचना पड़ा, उसको बंद करके तीसरी पे सोचना पड़ा। तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक डिमांड पे कायम रह के अगर हम काम करेंगे, पहले मुझे पूरा करने दीजिए फिर आप ऑन कीजिए, कि पूरा अगर हम एक ही डिमांड पे कायम रहेंगे तब जाके एक सॉल्यूशन पे हम पहुंच पाएंगे। एग्जांपल दूंगी, बीइंग ए वुमेन, घर में अगर माँ होंगे, बच्चे होंगे, बच्चे कहेंगे आज मुझे रोटी खाना है, माँ आटा गूंदेगी, सब्जी। शेड्यूल की डिमांड कोर्ट में नहीं थी, इस वजह से होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जब एपेक्स बॉडी से वो पहली बार मिले थे तो उन्होंने कहा था जाओ भाई आप करगिल के लोगों को भी अपने साथ लेके आ जाओ। और करगिल की जो लीडरशिप है, जो पिछले 70 साल में किसी कंसेंसस पे नहीं उतरे थे, वो एक कंसेंसस पे उतर के उसको डिमांड कर रहे हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का जो एक हमारे साथ खासकर नित्यानंद राय जी आए थे, या उससे पहले जो रेड्डी साहब थे उनसे भी जो मुलाकात हुई थी, उन्होंने साफ लफ्जों में यही कहा था कि आपके इन्हीं दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को या फॉरम्स को हम बुलाएंगे दिल्ली और आप लोगों से बात करेंगे। अब तो हमारे पास कोई मिक्स वाला डिमांड नहीं है, हमारे सीधे सीधे 4 डिमांड्स हैं। हमारे लिए स्टेटहुड चाहिए ताकि हमारा लेजिस्लेचर मजबूत हो, और मैम हम तो उम्मीद करेंगे कि आप कभी सीएम बन के लद्दाख के आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि यहाँ लैंड राइट हो, लोगों के जॉब राइट्स हो, जिस तरह हिमाचल में लोगों को लैंड राइट है, नॉर्थ ईस्ट में लोगों को लैंड राइट्स हैं, हमें भी वो लैंड राइट्स एटलीस्ट हमारा सिक्योरिटी हो, क्योंकि हमारा फ्रेजाइल इन्वायरमेंट है। हमारे यहाँ जो अभी बहुत सारे हमारे बुद्धिस्ट कम्युनिटी हैं कि एक दूसरे के करीब आए। 6ठे साल में जब यहाँ पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है, हमारा वो 5 साल का मेहनत पानी में चला जाता है बिकॉज ऑफ इलेक्शन की वजह से। इसीलिए हमने बोला कि एक रिप्रेजेंटेशन वहां दे दो। इसीलिए रिक्वेस्ट ये है मैम कि केडीए के बिहाफ पे, चूंकि मैं इस्लामिया स्कूल की तरफ से, जमीयत उलमा की तरफ से केडीए में भी रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो उसके बिहाफ से पे रिक्वेस्ट ये है कि हमारी बात ये आप सरकार तक रिक्वेस्ट करें, पहुंचाएं कि आपने 2 महीने का हमें टाइम दिया था, अब तो 6 महीने से भी ऊपर हो गए, कि क्या वजह है कि आप बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, बाकी वो आगे जाके वो हमारी डिमांड्स पे कितनी नुक्तेचीनी करते हैं या फिर हम उनको कन्विंस करते हैं, वो बात की बात हुई। बस हमारी गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट को ये बताए कि लद्दाख में, चूंकि हम नहीं चाहते हैं कि आए रोज बंद करते रहें, आए रोज प्रोटेस्ट करते रहें, किसी को शौक नहीं है। और गलवान वादी से लेकर के यहाँ मुश्कू वैली तक हम लद्दाख के लोग आई एंड ईयर्स ऑफ नेशन है, लेकिन हमारे लोगों को दीवार पे नहीं धकेलना चाहिए। सरकार को भी ये चीजें लेके चलना चाहिए, हमें ऑन बोर्ड लेके चलना चाहिए, ये हम रिक्वेस्ट करते हैं। बाकी इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप हमारी इस ग्रीवेंस को जरूर सरकार तक, तमाम मतभेद के बावजूद उम्मीद है कि आप इसको सरकार तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल सर, मतभेद बिल्कुल नहीं है, मतभेद का कोई सवाल ही नहीं उठता है। यहाँ पे मेरे लिए सारे एक है। मैं अभी एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हूँ कि मेरे लिए हर कोई एक है, कोई मतभेद नहीं है। अच्छा किया आपने याद दिलाया कि 370 वाला केस जो है कोर्ट में है, वो पॉइंट तो मैं बोलना ही भूल गई थी, आप ही ने याद दिलाया, बहुत अच्छा किया। तो जो चीज कोर्ट में है, एक तो कि हम एप्लीकेशन ऑफ 370 के खिलाफ है आप कहते हैं, फिर दूसरी साइड में आप हमें 6 शेड्यूल भी चाहिए। तो होम मिनिस्टर से बुलाने के देरी का कारण ये सब जो छोटे छोटे पॉइंट्स मिला के
यही सब है सर, यही सब है। तो मैं इल्तिजा करूंगी, गुजारिश करूंगी, बिना किसी भेदभाव के गुजारिश करूंगी कि हमें सबसे जरूरी है, यूटी मिल के अभी 2 साल हुए हैं, बहुत कम समय है, बहुत कम समय है। अभी यूटी को थोड़ा सा पांव पे खड़ा होने दीजिए, और उसके बाद जो सिक्योरिटी वाला मसला है वो सब आंखों पर, चाहे 6 शेड्यूल के तहत हो, उससे बढ़ चढ़ के हो, सर आंखों पर, उसके लिए जी जान लगा के कोशिश करेंगे। लेकिन कम से कम एक डिमांड कीजिए, ये आप लोग एजुकेटेड है, आप लोग समझदार है, आपस में बैठ के सलाह मशवरा कीजिए कि एटलीस्ट हमें एक डिमांड पे बैठना चाहिए। आप ये भी बोल सकते हैं कि यार यहाँ से हम 370 के लिए हम कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, तो ये सारे डिमांड हमें एक सच में एक अच्छा सा कैसे रखना है, ताकि हम होम मिनिस्टर के सामने भी सर उठाकर एक डिमांड कर सके। एक साइड से केस करेंगे, एक साइड से डिमांड करेंगे, बहुत एक देरी का कारण मुझे ये सब लगता है। बाकी आपने मैं दोबारा शुक्रिया, मैंने पहले ही कहा कि दोनों जो ट्विंस डिस्ट्रिक्ट जो है एक साथ आया है, आप लोगों के वजह से धन्यवाद मैंने पहले ही दे दिया था, दोबारा आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन भी आगे पहुंचाने मेरा ड्यूटी है, मैं जरूर पहुंचाऊंगी। रिप्रेजेंटेशन देना हो, सब आ चुके हैं, उन सब पे भी काम चल रहा है। तो फिलहाल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे घर के अंदर क्या हो रहा है उस पर गौर करें। बाहर बहुत लोग हैं उस मसलों को वो करने वाले, लेकिन बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप लोगों ने ये कंसर्न दिखाया, आपको तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगी। और आपका ये कंसर्न भी मिनिस्टर तक कमीशन भवन का मसला हल हुआ है जी। तो ये मुझे खुशी है कि आपने उठाया है, क्योंकि हमारे ऑनरेबल सीसी साहब ने ये मसला देरी था, लेकिन हाल ही सीसी साहब ने इसमें काम जल्दी करके, जो पहले हिंदू सिख और बुद्धिस्ट को तो एक कनाल के करीब जगह जो दिया था, तो ये सामने दरिया के पास था, वो ऐसी जगह पे था पहले जहाँ पे जो सस्पिशियस जो डेथ होता है ना, जो केसेस वाला जो अनआइडेंटिफाइड, उसी जगह पे दिया था। तो उसको मीटिंग में सीसी साहब ने डिसीजन लेके अब इनको अलग से हिंदू और सिख को खुद को ही एक ही कनाल से थोड़ा ज़्यादा दिया है, और इस जगह से हटा के अभी सारा एक गवर्नमेंट का पॉलिसी है हमें, तो इसमें ये दिया जा चुका है, बुद्धिस्ट को अलग दिया है। तो दूसरा यहाँ पे एक मसला है मैम कि यहाँ के लोगों को भी, जो हमारे मुस्लिम ब्रदरन जो डिस्ट्रिक्ट करगिल के दूर रुकतादा गाँव में कभी कभी यहाँ पे जो वफात हो जाते हैं, उनके लिए भी जगह अलग से दिया हुआ है। तीसरा एक जो फॉरेनर्स जो यहाँ पे वो ज़रूरी था लीगली, तो वो भी दिया हुआ है। तो ये मसला हल हुआ है, शायद आपको इल्ला नहीं दिया है, अच्छी जगह पे है। तो आपका पहले वाला तो बहुत छोटा था और नज़दीक था, और 3 उसके बीच में था, तो ये है। तो मैं सिख के जो हेड से मज़हबी और एलबी के प्रेसिडेंट्स को भी ये इल्ला दिया जा सकता। तीसरा एलबीए का कहाँ पे दिया है, इनको अभी तक मालूम क्यों नहीं है? फिर इनको मालूम होगा मैम, इनको मालूम नहीं है, सारी जगह पे दिया है मैम। तो मैं बता रहा हूँ, और नक्शा भी दिया जा चुका, अभी बस अलॉटमेंट ऑर्डर होने वाला है, वो भी कौन साल के पास है। तीसरा एलबीए का जो सराय वाला मसला है, वो भी सीसी साहब ने दिया हुआ है, और 3 कनाल दिया हुआ है, वो भी वो मंदिर के पास है। और एक एमओयू हुआ है मैम आर्मी के साथ, जो यहाँ पे दिया है, ये हटाने के बाद सीसी साहब ने यही कहा है कि ये हट जाएगा, तो ये जगह इनको शायद देखा दी है, तो ये दिया जाएंगे। और उस पर हमारा राज निवास बन रहा है, बाकी मिनी सेक्रेट बन रहा है उसी के साथ। तो ये मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, दोबारा भाग दौड़ ना करना पड़े, और अच्छे से अलॉटमेंट सब कुछ इनको करके टाइमली दे दे, क्योंकि ओपनली बोलूंगी, मौत कब आएगा नहीं पता, आपके अलॉटमेंट का वेट नहीं करते हैं मौत। और उसको अच्छी तरह से फेंसिंग वगैरह जो कुछ करना है आप लोग करके दें, अगर नहीं होता है वो रिपोर्ट भी मुझे दे दीजिए प्लीज। सिखों और बुद्धिस्ट या हिंदुओं के नाम पर, लेकिन हमें अभी तक उस चीज के बारे में कोई आलम नहीं हो रहा, हमारे पास ऐसे कोई इतला आई है।
बाकी जो जमीन के लैंड के बारे में आपने जो बात की है, अगर ऐसा आपके नजर में हुआ है तो मैं आप सबका एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेशन जल्दी आपको दिखाया जाएगा। अभी अलॉटमेंट होना है, क्योंकि ये आप लोगों की रिक्वेस्ट पहले से था बुद्धिस्ट और सिख का। तो बाकी जो फॉरेनर जो है हमारा अनआइडेंटिफाइड जो लास्ट क्विट में कितने लोग नॉन लोकल ये हुए, तो उनको भी जो मशकू की हालत में एज पर कानून उनको दबनाया जाता है। कभी जरूरत पड़ने पर उनको फिर निकालना पड़ता है। नसीब ना हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात किसी के लिए और क्या हो सकता है। इसमें बहुत इनिशिएटिव लिया है और इसके लिए देर आए दुरुस्त आए। देर बहुत हुई है, क्योंकि किसी के कल किसी ने नहीं देखा की जरूरत है। बेशक बच्चों के जो फ्यूचर का सवाल है, बच्चों के एज निकले जा रहे हैं, लेकिन प्रोसेस में है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। आजकल धड़ाधड़ मतलब बहुत ही तेजी गति के साथ ये काम चल रहा है। तो इन चीजों को लेकर थोड़ा शांति बनाए रखने की कोशिश करें। अगर रिलीजियस हेट्स ही इसमें हम ज्यादा वो करेंगे तो बच्चे जो आज के बच्चे होते हैं वो तो थोड़ा नासमझ होते हैं। तो उनको कहें कि सब कुछ प्रोसेस में है, बच्चे भी समझते हैं, एजुकेटेड है आजकल। तो जरूर ये भी करेंगे कि कहेंगे कि आपकी तरफ से ये स्पीड अप करें और जल्दी से जल्दी ये सब कुछ प्रोसेस खत्म करें, जरूर कहेंगे। बाकी नोटिफिकेशन था सुधे सर मैम, अरे यूनिवर्सिटी लद्दाख में नोटिफिकेशन पोस्ट की वो मैम, अगर थोड़ा ये गेजेटेड के बारे में पॉलिसी साफ होने तक इसको वेथेड रखा जाए तो बेहतर होगा। मैं भारत पछाऊंगा उससे नतीजे इसके लिए अप्लाई कर ठीक है, कल यूटी लेवल पे ये बात हम उनसे फीडबैक लेंगे क्या चीज है। ठीक है। बाकी शेयर वर्क बोर्ड के बारे में आपने बोला कि यहाँ लागू नहीं होना चाहिए, ये भी हम मिनिस्ट्री तक जरूर पहुँचाएंगे कि यहाँ के अवाम जो है इसके हक में नहीं है। स्कॉलरशिप सेंटर जो गांव-गांव तक होना चाहिए। इन्होंने आपने कहा स्कॉलरशिप आजकल मेरे ख्याल में बच्चों को कहीं वहां से उठ के करगिल लाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन मेरे ख्याल में हो गए हैं। तो ऑनलाइन हम कहीं भी बैठ के बच्चे वो उसका फायदा ले सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई किसी को ये चलाना नहीं आता है, ये हो रहा है, तो जरूर मैंने कल भी एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैंने गुजारिश किया था कल के मीटिंग में भी, और रिलीजियस हेड के तरफ से भी ये इनिशिएटिव ले सकते हैं, यूथ विंग के तरफ से भी इनिशिएटिव ले सकते हैं। कहीं किसी गांव में किसी ब्लॉक में हम एक क्या कहते हैं रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट का इनका क्या वो है सर पीआरसी है मैम, पीआरसी है बट वी डोंट हैव एनी एसटी एंड एससी। आरबीआई दिया गया है पर आरबीआई का एक इनकम लेवल इनकम बूस्ट। एसटी आप नहीं हो, हम एसटी भी नहीं है, एससी भी नहीं है, एंड आरबीआई का एससी तो फिर आप शेड्यूल कास्ट में जब होंगे तभी मिलेगा ना। नहीं चलो एसटी तो दो। फर्स्ट ऑफ ऑल लद्दाख वाज ट्रीटेड एज एन शेड्यूल्ड ट्राइब। एक मिनट, इनका ऐसा है जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है ना उसमें आपका नहीं है, हमारे खाली उसमें 8 ट्राइबल को दिखाया गया है। तो उसको उसमें इंक्लूजन के लिए तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर चाहिए। तो मैम से हम रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि वी हैव द प्रूफ्स कि हमारे जो फोर फादर्स गए हैं, हमारे रिलेटिव्स जो है हमारे बुद्धिस्ट हमारे मुस्लिम्स हैं। थोड़ा बोलूं टेक्निकली मैम तो आपका इशू उठाएंगे, लेकिन मैम से यहाँ पे आएंगे और आपका प्रोसेस जो है ना बुनियादी जो इस डिस्ट्रिक्ट से जाएंगे, तो आप कम से कम डीसी साहब या सीसी साहब या यूटी लेवल पे अप्रोच करने से ठीक है, मैम तो पहुंचाएंगे। तो मैम हमको कोई बेनिफिट्स मिलेगा ही नहीं जब हमारे पास एसटी और एससी नहीं है। सबसे बात यही है, एसटी बोलिए आप, बेनिफिट्स एससी मत बोलिए आप, एसटी बोलिए, ठीक है ना। एसटी कैटेगरी में अभी वी आर नॉट एंजॉयिंग एनी बेनिफिट्स। दूसरा इनका कोई आपका पॉइंट आ गया है। प्रोसेस मतलब रिप्रेजेंटेशन मतलब ऑफिस में नहीं देखा है। मैं यहाँ पे 2 साल के करीब हुआ, मतलब इसके लिए अप्लाई इन्होंने नहीं किया। पहले किया नहीं, हमने अप्लाई किया है, हमारे हमेशा रिफ्यूज कर दिया जाता है। और हमारे पास प्रूफ्स है कि हमारे फोर फादर्स। अभी आपने ये लेटर मुझे दिया है ना, तो आप चिंता ना करें, ये हम यूटी लेवल पे भी उठाएंगे और आगे जाने की जरूरत होगा तो हम आगे करेंगे। आप चिंता ना करें, आपका लेटर आपका आपके पास वापस आता है आपके बच्चों के पैसे। मैं आया मैं विडो, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाया, कोई पैसा मुझे वापस नहीं आया।
पर्सन जो है ही इज हैविंग एसटी आल्सो एंड ही इज हैविंग आरबी आल्सो, कैसे? नहीं वो तो यहाँ पर है मैम, वी हैव सीन इट। आर्मी हटेगा उसमें बुद्धिस्ट अकेडमी एमएम हमारा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बहुत बड़े बड़े इदारे हैं, सारा इसको हटाना है, एमओयू साइन हो चुका है, अब उसको कंफर्म करना है यूटी लेवल। ओके जी, तो यूटी लेवल पे मैं ये बात उठा सकती हूँ? जी यहाँ से केस जाएगा मैम। ठीक है जी जी ठीक है। और इनका आर्मी से मैम थोड़ा सा आर्मी पे स्टेज डाले इसको वाकेट करने के लिए। ओके। आर्मी डिले कर रहा है। बॉर्डर एरियाज में और आगे बरसों नाला में पिछले 3-4 सर्वे हुए हैं, अभी तक टेलीकम्युनिकेशन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया है, वो थोड़ा प्लीज मैम आप थोड़ा डिस्कस कीजिए। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन के बारे में मैं एमपी साहब से बात करूंगी, क्योंकि वही पूरे लद्दाख में जितना आज तक नहीं हुआ उनके जो काम की सराहना जरूर करना चाहिए, जो बहुत ही जोर शोर से, जो हम इमेजिन नहीं कर सकते ऐसे ऐसे जगह पे उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस उन्होंने प्रोवाइड किया है। तो आपका भी जो जो एरिया रहता है उसका एक रिटर्न आप दे दीजिए और जगह का, फिर हम उस लेवल पे हम जरूर बताएंगे। ठीक है जी। बाकी ये गुम्पा वाले लैंड के बारे में क्या है? तो अभी फिलहाल हमारे पास ये इशू नहीं है। एलडीए प्रेसिडेंट गुम्पा के लिए, गुम्पा लैंड के लिए आपने अप्लाई किया है? 2-3 साल पहले उनके लिए अप्लाई किया था, एडमिनिस्ट्रेशन को भी और एसएसपी को भी, सबको मैंने। आप उसका एक फोटोकॉपी होगा तो वो दीजिए, नहीं है तो नए सिरे से लेटर बना के आप दे दीजिए। ठीक है, गोम्पा हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, और साथ में जो क्रिमेशन ग्राउंड हो गया, बेसिक चीजें हैं। जो रिलीजन जो है बहुत ही एक नाजुक चीज होते हैं, इन चीजों के लिए जरूर जो माइनॉरिटी कमीशन का मेन जो ड्यूटी यही चीजें हैं, ताकि लोगों के सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ ना हो। तो जरूर इस बात को हम पुट अप करेंगे, आप एप्लीकेशन लाइए। हेड अगेन इसमें रोल अदा कर सकते हैं। नहीं मैम, हम एक मिनट मुझे 1 मिनट आप बोलने दीजिए ना, फिर आप बोलिए ना। मैं लॉ लाने के लिए अभी नहीं बोला, मैंने रिलीजन हेड पे अभी मैं डाल रही थी ना, तो सुनिए। रिलीजन हेड इसमें बहुत ही अहम रोल निभा सकते हैं। बच्चों के अपब्रिंगिंग में एक क्या कहते हैं उसको, शुद्धयंतन, ठीक है ना। जब तक परवरिश में हम अच्छे से बच्चों को नहीं समझाएंगे, दूसरों एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करना सिखाना बहुत जरूरी है। किसी भी, मेरे ख्याल में किसी भी पैगंबर ने, किसी भी रिलीजन के हमारे भगवान ने ये कभी नहीं कहा होगा कि दूसरों को नुकसान पहुंचाए, दूसरों को दुख पहुंचाए, दूसरों के सेंटिमेंट के साथ खेलने के लिए किसी ने नहीं कहा होगा। तो उम्मीद करती हूँ ऐसा ना हो, ऐसा ना हो तो तभी हम एकजुट होकर, पहले स्टार्टिंग में कहने का मतलब ही यही था कि हम सब भाई भाई मिल के रहे, एक दूसरे के सेंटिमेंट्स का ख्याल रखे, ख्याल जरूर रखे। तो उम्मीद करती हूँ इसके बारे में भी रिलीजियस हेड बहुत अच्छा रोल निभा सकते हैं। तो बाकी तो बहुत ज्यादा जब हद से आगे जब निकल जाते तो फिर ये शब्द आ जाता है बीच में, है ना। तो ये इसका नौबत ना आए, हम यही दुआ करते हैं, इसका नौबत ना आए, ये वर्ड ना यूज हो, कन्वर्जेंस लॉ ना यूज हो। हम ये पूरा तहे दिल से ऊपर वाले से हम दुआ करते हैं ना हो, ये नौबत ना आए। बिल्कुल आप बता रहे थे। इसमें ये है मैम, ये जो एंटी कन्वर्जन लॉ है, इसे मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे घर से कोई लड़की किसी दूसरे धर्म में जाके शादी करे, और कोई दूसरा भी नहीं चाहेगा। बट चूंकि हमारी एक पूरे देश के अंदर एक कंपोजिट सोसाइटी है, मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, और हमारे यहाँ मुस्लिम लड़कियां भी बहुत सारे दूसरे मज़ाहिब में शादियां करती हैं, और बहुत सारे दूसरे मज़ाहिब की लड़कियां मुस्लिम खानदानों में भी शादियां करती हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एक अरसे से हम जान रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि हमारी सोसाइटी में, और खासकर उन तमाम ट्राइबल सोसाइटीज में ये प्रॉब्लम है कि 2 इंडिविजुअल के डिसीजन को पूरा कम्युनिटीज का डिसीजन माना जाता है।
जबकि वो दो कम्युनिटीज से कोई लेना देना नहीं है। खासकर अभी हाल ही में एक इशू आया, वो दो इंडिविजुअल का था और पूरी लान तान किया गया, एज ए कम्युनिटी को रिस्पॉन्सिबल ठहराने की कोशिश की गई। हमने इसमें बहुत संयम बरता और कोई इस पर कोई स्टेटमेंट, कोई इस तरह की चीज नहीं किया जिससे हमारा कम्युनल जो हार्मोनी है वो डिस्टर्ब हो जाए। और एक चीज ये है कि एंटी कन्वर्जन लॉ बेसिकली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू हैव ए फेथ, इन सब के खिलाफ है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनके अपोजिट में जाता है। इसलिए हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई कन्वर्जन के नाम पे ये जो एंटी कन्वर्जन लॉ अपने आप में एंटी कन्वर्जन से ज्यादा जो है पॉलिटिसाइज्ड एक कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बन गया। अनफॉर्चुनेटली ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा तो नहीं है। हमारी गुजारिश ये है कि बजाय इसके कि इस तरह की बातें करें कि लव जिहाद हो रहा है या ये लोग हमारी लड़कियां ले जा रहे हैं, वो लोग हमारा ये कर रहे हैं, इससे बेहतर है कि एक आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़े और आपसी भाईचारे को फरोग देने के लिए एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, वरना ये एक नेचुरल प्रोसेस है। एंटी कन्वर्जन लॉ जैसे 10 कानून भी आएंगे मैम, कभी ये नहीं हो सकता है कि हमारी, चूंकि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, हम ये मानते हैं और ये मेरा पर्सनल कहना है, हो सकता है बहुत सारे इख्तिलाफ रखेंगे, बहुत सारे मुस्लिम लड़कियां दूसरे मज़ाहिब में जाके शादियां करेंगी और बहुत सारी दूसरे मज़ाहिब की लड़कियां जो हैं वो मुसलमानों से शादियां करेंगी। ये नेचुरल प्रोसेस है। जो रिलीजियस सेट है उनको थोड़ा बुद्धि से काम लेने की जरूरत है, उनको इसको थोड़ा ब्रॉड माइंडेड के साथ ये सोचने की जरूरत है कि ये दो इंडिविजुअल का इशू है, दो कम्युनिटीज का इशू नहीं है। वरना हमारे पास ऐसी मिसालें हैं मैम जहाँ शादियां हुई हैं, लोगों ने प्रोटेस्ट भी किए हैं, महीनों प्रोटेस्ट किए हैं, उसके बाद जाके ससुराल वाले उसी दामाद को लेकर बैठ जाते हैं, कम्युनिटीज 10-10 साल यहाँ दुश्मनी करते रहते हैं। तो ये चीज ना हो तो बहुत बेहतर है। सही बात है, बिल्कुल आपने सही फरमाया। और आपने जो एक वर्ड बोला बहुत पसंद आया कि दोनों कम्युनिटी या सारे कम्युनिटी के लोग बैठकर एक निष्कर्ष पर पहुंचे, एक अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आप आपसी एक ऐसा बात बनाए कि अगर कोई ऐसा हो तो या वापस करेंगे, या आप भी नहीं चाहते ना कि आपके लड़की और कोई ले जाए, तो सेम वैसे ही वो भी नहीं चाहते कि यहाँ आए। अगर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों रिलीजन, सारे रिलीजन बैठ के अगर बात करेंगे कि अगर ऐसा हो तो हम एक दूसरे का एक फेथ ले, उसमें किसी का मेहरबानी नहीं है। बाकी कहाँ है? लड़कियों के लिए कौन सा रिजर्वेशन है? तो इसके लिए भी हिल काउंसिल ने कभी इसका साथ नहीं दिया, ना कारगिल ने ना लेने कभी साथ नहीं दिया। तो आगे आने वाले सालों में जरूर लड़कियों को ये हक में दिलाऊंगी, जरूर दिलाऊंगी। उम्मीद करती हूँ अगर साहब आप समझेंगे, जरूर लड़कियों को आगे बढ़ने दीजिए। पॉलिटिक्स जो है गलत चीज नहीं है, गलत काम तो किसी भी ओहदे पे बैठ के भी गलत है। डॉक्टर भी किडनी बेचते हैं, फिर अब डॉक्टर को कौन सा हम वो सोचते हैं कि अच्छा काम है, लड़कियां डॉक्टर बने, टीचर बने, ये अच्छा प्रोफेशन हम मानते। अगर इंसान के जमीर साफ नहीं है तो डॉक्टर बनने के बाद भी किडनी बेचते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। जमीर साफ है तो पॉलिटिकल में बैठकर भी लोगों के, गरीब गुरबों के मदद करके लोगों को इंसाफ दिला सकते हैं। फिर क्यों सोचते हैं कि पॉलिटिक्स में लड़कियों को आगे नहीं आना चाहिए? जरूर आना चाहिए और ये इंसाफ में जरूर दिलाऊंगी लद्दाख के महिलाओं को। ज्यादा नहीं कहूंगी, आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, बहुत टाइम दिया। आगे पीछे कोई ऊंच नीच हुए हो तो माफ कीजिए, और इस तरीके से थोड़ा सा बोलेंगे नहीं, वार्तालाप नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम भी समझ नहीं आएगा, सॉल्यूशन भी नहीं आएगा।